नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और हम पढ़ रहे थे तलपट का ये हमारा जो बचा हुआ पार्ट है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने तलपट के बारे में बेसिक जानकारी ली कि तलपट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, इसका प्रारूप क्या होता है, कौन कौन से कॉलम होते हैं, इसको बनाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है, जिसके अंदर हमने योग विधि शेष विधि भी पढ़ी। और योग विधि और शेष विधि दोनों को हमने एक साथ मिला कर भी हमने तलपट तैयार किया और खातों के शेष के आधार पर ही हमने तलपट बनाया। उचंती खाते के बारे में हमने पढ़ लिया था और इस वीडियो में भी हम पढ़ने वाले हैं कि उचंती खाता क्या चीज़ है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि ऐसी अशुद्धियाँ जो तलपट का मिलान हो जाने पर भी खाता बही में रह सकती है। यानी कि तलपट का मिलान तो हो गया, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग बराबर मिल रहा है, उसके बावजूद भी खाता बही में रह सकती है। ये टोटल 4 प्रकार की अशुद्धियाँ और एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ से मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो पहली अशुद्धि है भूल की अशुद्धियाँ, यानी कि खाता बही में आप भूल गए, मतलब कोई भी चीज़ लिखने से उसको बोलते हैं भूल की अशुद्धियाँ। यानी कि आप कुछ भी चीज़ लिखना भूल गए उसको हम बोलेंगे भूल की अशुद्धि। यदि कोई लेन देन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखने से छूट जाए तो उसका परिणाम ये होगा कि इस लेन देन की खतौनी खाता बही में नहीं हो सकेगी और इस भूल के कारण तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि तलपट का मिलान तो मिल जाएगा। आपने क्या किया कि प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तकें होती है जर्नल और सहायक बहियाँ, उसमें आपने कोई लेखा उसकी आपने एंट्री नहीं करी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि लेन देन की खतौनी फिर खाता बही में नहीं होगी और आप तलपट क्या कर रहे हो, खाता बही के शेषों के आधार पर निकाल रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपके जो तलपट का जो मिलान है ना वो मिल जाएगा, मतलब डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का योग मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये अशुद्धि रह जाएगी कहीं ना कहीं। इसी प्रकार कोई लेखा जर्नल से खाता बही में खताने से छूट जाए, यानी कि आपने क्या किया, जर्नल से खाता बही में आपने खतौनी नहीं करी। कहने का मतलब ये है कि खाता बही में खतौनी नहीं हुई, साहब खतौनी से छूट गया, तो इससे तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि तलपट का मिलान मिल जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी बता रखा है कि जैसे सुरेश से 1 लाख रुपये का उधार माल खरीदा। आपने सुरेश से 1 लाख रुपये का माल उधार खरीद लिया। यदि यह लेन देन क्रय बही में लिखने से छूट जाए, यानी कि आपने क्रय बही में आपने इस लेन देन को नहीं लिखा, ठीक है, और हमारी क्रय बही क्या होती है, सहायक बही, यानी कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि इसकी खतौनी क्रय खाते और विक्रेता के व्यक्तिगत खाते में नहीं होगी। सीधी सी बात है, जो आप खाता बही में खतौनी करते हो वो किस आधार पर करते हो, आप प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों के आधार पर। और प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में आपने ये चीज़ लिखी नहीं तो फिर आप खतौनी कहाँ से करोगे। जब खतौनी नहीं होगी तो फिर ये दिक्कत तो रह जाएगी, यानी कि आपका योग तो मिल जाएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग तो मिल जाएगा, लेकिन ये भूल की अशुद्धि आपकी रह जाएगी। यानी कि भूल की अशुद्धि से तलपट के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अशुद्धि रह जाएगी। मतलब आप भूल गए किसी चीज़ को लिखने से, यानी कि आपने उसकी एंट्री नहीं करी या फिर खतौनी नहीं करी, कहीं ना कहीं आप भूल गए, उस चीज़ को आपने मेंशन नहीं किया, तो ये होती है हमारी भूल की अशुद्धि। अब हम पढ़ेंगे क्षतिपूर्वक अशुद्धि, कंपनसेटरी एरर्स। इसका मतलब ये है कि आपने एक गलती कर दी और उस गलती की पूर्ति दूसरी गलती से हो गई, उसको हम बोलते हैं क्षतिपूर्वक अशुद्धि। ठीक, ऐसी अशुद्धियों के द्वारा एक अशुद्धि की क्षतिपूर्ति दूसरी अशुद्धि से स्वतः हो जाती है। यानी कि एक अशुद्धि की पूर्ति दूसरी अशुद्धि से हो गई, दोनों ही अशुद्धियाँ हैं, दोनों ही क्या अशुद्धियाँ हैं, लेकिन इसकी पूर्ति इससे हो गई। अब कैसे होगी, क्षतिपूर्ति हो जाने के कारण इन अशुद्धियों का तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि तलपट का मिलान भी फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि जो गलती हुई है उसकी गलती नहीं, उसकी पूर्ति कर दी। इसको हम बोलते हैं क्षतिपूर्वक अशुद्धि। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, सोहन के खाते में डेबिट की ओर 500 रुपये कम लिखे। ये आपसे गलती हो गई साहब कि आपने सोहन के खाते में डेबिट की ओर 500 रुपये कम लिख दिए, ठीक, परंतु आपने क्या किया कि मोहन के खाते में डेबिट की ओर 500 रुपये अधिक लिख दिए। यानी कि डेबिट की ओर आपने 500 रुपये यहाँ पर ज़्यादा लिख दिए और यहाँ पर डेबिट की ओर आपने 500 रुपये कम लिख दिए, तो हो गया ना क्षतिपूर्ति। यानी कि यहाँ पर भी गलती कर दी, यहाँ पर भी गलती कर दी, लेकिन इसका अब तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तलपट का मिलान मिल जाएगा, फिर भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग मिल जाएगा, ठीक है। तो एक अशुद्धि की दूसरी अशुद्धि से क्षतिपूर्ति हो जाती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि को क्या कर रही है, क्षतिपूर्वक कर रही है, तो इससे भी तलपट का योग मिल जाएगा, लेकिन यह अशुद्धि फिर भी रह जाती है। तीसरी अशुद्धि आती है हिसाब संबंधी अशुद्धि, यानी कि एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि गणितीय संबंधी अशुद्धियाँ होती है साहब, गणितीय संबंधी अशुद्धियाँ। कैसे, ये अशुद्धियाँ प्राय लेखा करते समय खाता बही में खतौनी करते समय हो जाती है। यानी कि या तो आप लेखा करते समय गलती कर रहे हो गणितीय रूप से, या फिर खाता बही में खतौनी करते समय आप हिसाब संबंधी अशुद्धि कर रहे हो। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में गलत राशि से लेखा करना,
गलत जोड़ने, गलत राशि से खतौनी करने के कारण हुई अशुद्धियाँ हिसाब संबंधी अशुद्धियाँ कहलाती है। ठीक, इनमें से कुछ अशुद्धियों का तलपट पर प्रभाव पड़ता है तथा कुछ का तलपट पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, 5,275 यानी कि 5275 रुपये का माल अशोक से उधार खरीदा। इसका क्रय बही में या फिर जर्नल में लेखा करते समय आपने क्या किया कि 5275 के स्थान पर आपने 7525 रुपये लिख दिया, यानी कि आपने गणितीय रूप से मतलब अंकों को इधर उधर कर दिया। तो इसका परिणाम ये होगा कि अशोक और क्रय खाते में खतौनी करते समय भी 2575 रुपये लिखे जाएंगे, क्योंकि वैसे ओरिजिनल अमाउंट तो 5275 थी। अब आपने गड़बड़ी में देखो ये सिमिलर सी अमाउंट है, लग तो ऐसा ही रहा जैसे 5275 है, तो आपने 5275 को क्या लिखा, 2575 लिख दिया साहब। तो इस प्रकार की जो अशुद्धि होती है वो होती है हिसाब संबंधी अशुद्धि, और ये अशुद्धि फिर आगे चलती रहेगी और इससे भी तलपट का योग तो मिल जाएगा, लेकिन ये अशुद्धि आपसे रह जाती है। अब चौथी अशुद्धि है सिद्धांत की अशुद्धि, यानी कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि जो दोहरा लेखा प्रणाली के हमारे सिद्धांत है आप उनकी अवहेलना कर रहे हो, तो इससे भी तलपट का मिलान तो हो जाएगा साहब, लेकिन यह अशुद्धि फिर भी रह जाती है। जब लेन देन की प्रविष्टि करते समय दोहरा लेखा प्रणाली तथा लेखा शास्त्र के सिद्धांतों की अवहेलना की जाती है, तो इसके फलस्वरूप होने वाली अशुद्धि को सिद्धांत की अशुद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी ने दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा, परंतु फर्नीचर खाते को डेबिट करने के स्थान पर उसने क्या किया कि क्रय खाते को डेबिट कर दिया, तो हो गई ना साहब सिद्धांत की अशुद्धि। जब उसने खरीदा ही फर्नीचर है तो उसको फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, उसने क्रय खाते को कैसे कर दिया डेबिट। ठीक है, तो इसी प्रकार मशीन स्थापना व्यय, यानी कि मशीन की स्थापना पर जो व्यय हुआ है उसको मशीन खाते में डेबिट करने के स्थान पर मरम्मत खाते को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यानी कि मशीन स्थापना पर जो भी व्यय होते हैं उनको आप मशीन की कॉस्ट में जोड़ते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ पर मरम्मत खाते अलग से बना दिया, मरम्मत खाता थोड़ी बनता है ऐसे। तो यही सिद्धांत की अशुद्धि है, और तलपट का मिलान पर सिद्धांत की अशुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि चारों अशुद्धियाँ ऐसी है जिसे तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपर्युक्त अशुद्धियों का पता लगाना कठिन कार्य है। अब इनका साहब पता लगाना कठिन कार्य है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि खातों का अंकेक्षण यानी कि ऑडिट करवाएंगे। ठीक है, और ऑडिट करते समय ऐसी अशुद्धियों का पता लग सकता है। यानी कि अगर आपको ऐसी अशुद्धियों का पता लगाना है तो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। इन अशुद्धियों का पता लगने पर आवश्यक संशोधन अंतिम खाते बनाने से पूर्व कर लेना चाहिए। अतः तलपट के दोनों पक्षों के योग का मिलान खातों की गणितीय संबंधी शुद्धता का प्रमाण अवश्य है, परंतु यह पूर्ण शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं है। कहने का मतलब यह है कि तलपट के दोनों पक्षों का योग यदि मिल जाता है तो ये खातों की गणितीय शुद्धता का प्रमाण तो है, परंतु यह पूर्ण शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं है। यानी कि योग अगर मिल जाता है उसके बाद में भी अशुद्धियाँ रह सकती है, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि वो 4 प्रकार की अशुद्धियाँ थी, वो फिर भी रह सकती है। यानी कि तलपट का योग मिल जाने पर भी आप ये नहीं कह सकते कि साहब गणितीय रूप से आपने जो खतौनी कर रखी है वो सही है, नहीं, उसमें फिर भी गड़बड़ रह सकती है, और वो हमने पढ़ ली वो 4 प्रकार की अशुद्धियाँ। इसका कारण यह है कि तलपट के मिल जाने के बाद भी उपयुक्त अशुद्धियों के रह जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक, तो खाता बही तथा हिसाब किताब की पुस्तकें मनुष्य द्वारा तैयार की जाती है, कोई मशीन तो तैयार करती नहीं है। मनुष्य काम करेगा साहब, गलती हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की गलतियाँ फिर भी रह सकती है कि तलपट का आपका योग मिल जाए, फिर भी कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है। अब पढ़ेंगे साहब कि तलपट के मिलान को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ कौन कौन सी है, यानी कि ऐसी अशुद्धियाँ जो तलपट के मिलान को प्रभावित कर सकती है। ठीक, तो इसमें बता रखा कि कभी कभी तलपट के डेबिट एवं क्रेडिट के खानों का योग नहीं मिलता। ठीक, इससे यह स्पष्ट है कि सहायक बहियों में प्रविष्टि करते समय या उनके योग लगाने या सहायक बहियों में से खाता बही में खतौनी करते समय या तलपट बनाते समय कोई अशुद्धि रह गई है, अन्यथा तलपट का योग मिलना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे कोई अशुद्धि रह गई है तभी तो उसका योग नहीं मिला। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि तलपट के डेबिट एवं क्रेडिट के खानों का योग नहीं मिलता, तो इसमें आपने या तो प्रारंभिक जो पुस्तकें होती है वहाँ गड़बड़ी कर दी, या फिर आपने खाता बही में गड़बड़ी कर दी, या फिर हो सकता है कि आपने तलपट में कुछ गड़बड़ी कर दी हो। तो ऐसी अशुद्धियाँ निम्न प्रकार की हो सकती है। अब ऐसी अशुद्धियाँ कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ कहाँ हो सकती है। अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि साहब ऐसी अशुद्धियाँ प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में हो सकती है, खाता बही से संबंधित अशुद्धियाँ हो सकती है। अब प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ होगी कि साहब आपने सहायक बहियों के जोड़ में कोई गलती कर दी तो उससे तलपट का योग नहीं मिलेगा। सहायक बहियों के जोड़ को आगे ले जाने में आपने कोई अशुद्धि कर दी तो उससे भी तलपट का योग नहीं मिलेगा। तो ये तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों से संबंधित अशुद्धियाँ हैं।
उसी प्रकार से खाता बही यानी कि सहायक बहियाँ बनाने के बाद में हम तैयार करते हैं खाता बही। तो खाता बही में भी आप गड़बड़ी कर सकते हो। कहाँ कहाँ कैसे कैसे करोगे देखो। पहला है कि एक खाते में खतौनी नहीं होना, यानी कि आपने एक खाते में तो खतौनी कर दी, दूसरे खाते में खतौनी नहीं करी, तो इसका फ़र्क ये आएगा, इसका असर ये पड़ेगा कि तलपट के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का योग नहीं मिलेगा। ठीक। सही खाते में खतौनी करना परंतु गलत पक्ष में खतौनी करने से दोहरी राशि का अंतर आएगा, सीधी सी बात है। खतौनी करते समय गलत राशि लिखना, यानी कि खतौनी से संबंधित आप गड़बड़ी कर रहे हो, क्योंकि खाता बही में क्या होती है, खतौनी होती है, और खतौनी से संबंधित है यदि आप गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि खाता बही से संबंधित अशुद्धि है साहब। ठीक। जैसे 1020 को आप 1200 रुपये लिख दिया आपने गलती से खतौनी के टाइम, और किसी खाते का योग लगाते समय या शेष निकालते समय गणितीय अशुद्धि हो गई। खातों का जोड़ अगले पृष्ठ पर ले जाने में अशुद्धि हो जाना, तो ये क्या है, हमारी खाता बही से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, और इनसे क्या होगा कि आपके तलपट का योग नहीं मिलेगा। यानी कि जो हमारे ऊपर जो हमने पढ़ी अभी वो 4 अशुद्धियाँ, उनसे तलपट का योग तो मिल जाएगा, लेकिन इन जो अशुद्धियाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये वाली, इनसे तलपट का योग नहीं मिलेगा। अभी बताता हूँ आपको। ये वाली जो अशुद्धियाँ हमारी, ये भूल की अशुद्धियाँ, क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ, हिसाब संबंधी अशुद्धियाँ, सिद्धांत की अशुद्धियाँ, इन अशुद्धियों के होने के बावजूद भी आपका तलपट का योग मिल जाएगा, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग मिल जाएगा। लेकिन ये अशुद्धियाँ ऐसी है कि इनके होने के बाद में फिर आपके तलपट का मिलान नहीं होगा, यानी कि तलपट के मिलान को ये प्रभावित करेगी। अब तलपट में क्या गड़बड़ी हो सकती है देखो। खाता बही से खातों का योग या शेष तलपट में नहीं लिखा जाना, यानी कि अगर आपने खाता बही के खातों का योग या फिर शेष तलपट में नहीं लिखा तो फिर इससे भी आपका तलपट का योग नहीं मिलेगा, ये आप गड़बड़ी कर रहे हो तलपट के अंदर। और किसी खाते का योग या शेष तलपट में गलत लिखना, किसी खाते का शेष तलपट में गलत पक्ष में लिखना, तलपट का योग गलत लिखना, यानी कि आपने सारी चीज़ क्या कर दी, गलत कर दी। देखो यहाँ पर भी गलत लिखा जाना, गलत पक्ष में गलत लगाना, तो इस प्रकार से आपने चारों की चारों चीज़ें आपने क्या कर दी, तलपट में गड़बड़ी कर दी। तो आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तकें होती है वहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उससे भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है तलपट है उसका योग नहीं मिलेगा। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों के बाद में फिर आती खाता बही, और खाता बही में भी अगर आपने खतौनी संबंधी कोई गड़बड़ी कर दी तो उससे भी फिर आपका तलपट का योग नहीं मिलेगा। ठीक है। और तलपट से संबंधित अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं, जो कि अगर आप करते हैं तो फिर उससे भी आपके तलपट का योग नहीं मिलेगा, यानी कि ये वो अशुद्धियाँ हैं जो अगर आप करते हैं तो फिर आपके तलपट का योग नहीं मिलेगा। अब अशुद्धियों को कैसे पता लगाएंगे, यानी कि डिटेक्शन कैसे करोगे आपकी साहब आपसे गड़बड़ी कहाँ हुई है, तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगी। ये एक प्रकार से आपका होमवर्क है, आप इसको खुद पढ़ेंगे, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनता भी नहीं है, बहुत कम चांसेस है। ये टोटल 9 स्टेप है जिनके माध्यम से आप अशुद्धियों का पता लगा सकते हैं कि आपसे अशुद्धियाँ कहाँ हुई है। ठीक है। तो फाइनली अब हम पढ़ेंगे सस्पेंस अकाउंट यानी कि उचंती खाता। देखो आपके तलपट का योग नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि आपकी खाता बही में खतौनी जो आपने करी है वो गणितीय रूप से सही नहीं है। फिर आपने देखा कि यार गड़बड़ी कहाँ हुई है, तो आपने गड़बड़ी देखी तो गड़बड़ी भी आपको कहीं नहीं मिली। आपको ना तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में गड़बड़ी मिली, ना आपको सहायक पुस्तकों में गड़बड़ी मिली, ना आपको खाता बही में, ना आपको तलपट में, कहीं भी आपको गड़बड़ी नहीं मिली। तो फिर क्या करेंगे साहब, तो फिर इसका एक समाधान बचता है उचंती खाता कि साहब उचंती खाता तैयार करो। उचंती खाते के माध्यम से फिर तलपट का योग मिल जाएगा और आप फिर फाइनल अकाउंट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उचंती खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अन्य नाम, यानी कि उचंती खाते को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसमें पहला नाम है उचंती खाता, दूसरा है भूल चूक खाता, तीसरा है संशय खाता और चौथा है उद्धृत खाता। तो ये सारे उचंती खाते के अन्य नाम है। ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्रोसेस एक बार पढ़ लेते हैं। यदि उपरोक्तानुसार पूरी खोज करने के पश्चात भी अशुद्धि का पता नहीं चल सके और व्यापारी द्वारा अंतिम खाते बनाए जाने हो तो तलपट के अंतर की राशि जिस खाते में लिखकर तलपट मिलाया जाता है उसे उचंती खाता कहते हैं। अंतर की राशि उचंती खाते में उस पक्ष में लिखी जाती है जिस पक्ष का योग कम है। उचंती खाता खोलने से तलपट का योग मिल जाएगा, यानी कि तलपट का यदि डेबिट साइड का योग कम है तो फिर आप जो राशि है वो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो, और यदि क्रेडिट साइड का योग कम है तो फिर आप सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो राशि लिखो आप। ठीक है। जो डिफरेंस आ रहा है वो वाला। और ये इसका परफॉर्मा वगैरह सारी चीज़ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं।
अगले वर्ष अशुद्धि का पता लगने पर आवश्यक सुधार प्रविष्टि करके उचंती खाते को बंद कर देना चाहिए। यानी कि जब आपको पता लग जाता है कि अगले वर्ष में कि आपकी कहाँ गड़बड़ी हुई है, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, अशुद्धि सुधार प्रविष्टि कर दोगे। और ये अशुद्धि सुधार प्रविष्टि करने के बाद में फिर आप क्या करोगे, उचंती खाते को बंद कर देंगे, यानी कि उचंती खाता अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने तलपट के बारे में पढ़ी और सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़ लिया। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ नोटिंग है, टिप्पणियाँ, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें ये 5 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया है। इसमें से हम मैक्सिमम चीज़ें पढ़ भी चुके हैं, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पहली टिप्पणी है कि तलपट को निर्धारित प्रारूप में ही बनाया जाना चाहिए। और दूसरी टिप्पणी है संपत्तियों का डेबिट शेष दायित्वों का क्रेडिट शेष होता है, इसलिए संपत्तियों के शेषों को तलपट में डेबिट के खाने में तथा दायित्वों को क्रेडिट के खाने में दर्शाया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। खर्च एवं हानियों के डेबिट शेष होते हैं, अतः इनके शेष डेबिट के खाने में दिखाए जाते हैं। आय एवं लाभों के क्रेडिट शेष होते हैं, अतः इनके शेष क्रेडिट के खाने में दर्शाया जाता है। तलपट का मिलान नहीं होने पर अंतर की राशि उचंती खाते में लिखकर तलपट का योग मिलाया जाता है। ठीक है, यानी कि तलपट का मिलान अगर नहीं होता है तो फिर जो भी अंतर की राशि आती है उसको हम क्या करेंगे, उचंती खाते में लिखेंगे और उसके बाद में हम तलपट का योग मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता रखी है जो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं कि खर्च एवं हानियों का जो डेबिट शेष होता है, और होता ही डेबिट शेष है, खर्च और हानियाँ उनका हमेशा डेबिट शेष होता है। और डेबिट शेष होने के कारण इनकी जो राशि आएगी उसको हम तलपट के डेबिट वाले पक्ष में लिखेंगे। आय और जो लाभ होते हैं उनका हमेशा क्रेडिट शेष होता है, तो तलपट के अंदर हम क्रेडिट पक्ष में इनका शेष लिखेंगे। इस प्रकार से हम तलपट तैयार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम लेख है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ेंगे। पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी बोल वचन पढ़ेंगे। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आए तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहें चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।